हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका तक की नंदन अकेडमी में स्वागत है। आज हम देखेंगे टॉपिक 2 देखेंगे यूनिट 1 का, जो कि बात रहेगा ऑफर प्रपोजल। ठीक है, यूनिट 2 में क्या क्या बात आता है आपका। एक तो ऑफर और प्रपोजल की हम बात करते हैं कि प्रस्ताव क्या होते हैं, डेफिनेशंस देखेंगे, कम्युनिकेशंस रेवोकेशंस देखेंगे, जनरल और स्पेसिफिक ऑफर क्या होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, एक्सेप्टेंस देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, कम्युनिकेशन देखेंगे कि कब कब कम्युनिकेट हो सकता है, कब माना जाएगा, कब माना नहीं जाएगा, उसको रिवोक कब किया जा सकता है, वापस कब लिया जा सकता है, प्रोविजनल एक्सेप्टेंस देखेंगे और टेंडर्स ऑप्शंस वगैरह ये सब देखेंगे। तो आज की जो क्लास रहेगी वहाँ पर हम सिर्फ देखेंगे अभी फिलहाल ऑफर प्रपोजल डेफिनेशन हम इसकी देखेंगे। ठीक है, क्या क्या इसके इसेंशियल्स हैं, कब हम ऑफर मानते हैं, कब ऑफर नहीं मानते, ये सब हम देखेंगे इस क्लास में। तो शुरू करते हैं प्रपोजल से। प्रपोजल क्या होता है, तो अंडर सेक्शन 2A जो आपका प्रपोजल है वो कहाँ बता रखा है, सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बता रखा है। ठीक है, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 क्या के तहत उसमें बता रखा है प्रस्ताव। ये कहता है द टर्म प्रपोजल इज डिफाइंड एज, तो क्या कहता है प्रपोजल, तो ये इसकी डेफिनेशन दे रखी है। तो देखिए, अगर आप लॉ की डेफिनेशन आप पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रोविजन की आप डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका होता है उसको पढ़ने का, उसको टुकड़ों में पढ़ें ताकि वो ईजिली आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कि आपकी डेफिनेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, तो क्या करता है जब एक व्यक्ति, ठीक है मैं दो व्यक्ति ले लेता हूँ, एक व्यक्ति हो गया ए और एक व्यक्ति हो गया बी। ठीक है, ये कहता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करता है बताता है, ठीक है प्रकट करता है हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो ए बी को क्या प्रकट कर रहा है कि वो विलिंग है, वो इच्छुक है। किस चीज़ का इच्छुक है वो, टू डू या फिर नॉट टू डू, कि वो जो है कुछ करना चाहता है, ठीक है, या फिर वो कुछ नहीं करना चाहता है। ठीक है, दोनों हो सकता है कि मैं ऐसा करूंगा या फिर मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। वो ऐसा कर क्यों रहा है, जब वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है वो कर क्यों रहा है, इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है। तो ये कहता है विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ डेट अदर, ताकि वो दूसरे व्यक्ति की क्या करे, स्वीकृति ले सके, एसेंट ले सके, स्वीकृति ले सके। टू सच एक्ट और एब्स्टिनेंट, किस चीज को, उस एक्ट को करने की या फिर ना करने की स्वीकृति ले सके। ही इज सेड टू मेक प्रपोजल। ठीक है, तो कहा जाता है कि उसने प्रपोजल रखा है। अब सपोज मैं समझता हूँ ये हो गए आप, ठीक है, और ये हो गया मैं। तो आप जो है अपनी इच्छा प्रकट करते हो मेरे को, ठीक है, क्या इच्छा प्रकट करते हो कि आप कोई काम करोगे या फिर आप कोई काम नहीं करोगे। ठीक है, आप अपनी ऐसी इच्छा क्यों प्रकट करो, ताकि मैं उस पर सहमति दे दूं कि ठीक है आप ऐसा काम करो या फिर आप ऐसा काम मत करो। तो ये जो आपने अपनी इच्छा प्रकट की है उसको हम कहते हैं प्रस्ताव या फिर ऑफर प्रपोजल। ठीक है, ये सिंपल सा आपकी डेफिनेशन है, सेक्शन 2A में बताता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये सिंपल सा प्रस्ताव की डेफिनेशन है। तो देखने में कितनी सिंपल लगता है कि भाई यहाँ पे ऑफर है, हम इसको ऑफर मान लेंगे, बट इसके साथ कई सारी कंडीशंस जुड़ी होती हैं कि हर कोई ऐसी जो इच्छा होती है वो आपकी ऑफर नहीं बन सकती। कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि उनके साथ साथ चलती हैं, तो वो समझ के चलते हैं। तो कंडीशन ऑफ ऑफर की हम बात करते हैं कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए ऑफर के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन आती है ऑफर मस्ट बी सर्टेन, वो क्या होना चाहिए, प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं है अनिश्चित, अगर प्रस्ताव है तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे कि ए व्यक्ति हो गया और एक हो गया व्यक्ति बी। ठीक है, अब इसके पास क्या है, सपोज ये 5 करीब, सपोज मान लो कि 6 प्रॉपर्टी है इसके पास, बी के पास कितनी है, 6 प्रॉपर्टी है। अब ए कहता है कि मैं जो हूं, प्रस्ताव रखता है क्या कि मैं क्या विलिंग कर रहा है, क्या इच्छा जता रहा है, कि ये इच्छा जता रहा है कि मैं परचेज करूंगा आपकी प्रॉपर्टी। तो क्या कर रहा है, ए इच्छा जता रहा है बी को, मैं आपकी प्रॉपर्टी क्या करूंगा, परचेज करूंगा।
ठीक है, तो इसने विलिंग किया क्या, टू डू एन एक्ट, वो एक्ट किया है, वो है प्रॉपर्टी को परचेज करने का। ठीक है, ताकि बी उसकी सहमति दे दे और वो प्रॉपर्टी परचेज कर सके। ठीक है, तो ए ने क्या करा, प्रपोजल बनाया। तो अगर डेफिनेशन के थ्रू चलें तो यहाँ पे तो प्रपोजल बन गया है, बट क्या होता है इसके पीछे भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि वो सर्टेन होना चाहिए। ठीक है, अब बी ने कह दिया ओके ठीक है, मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच दूंगा। ठीक है, अब बात यह है कि जो ए ने प्रपोजल रखा है वो बी की कौन सी प्रॉपर्टी के लिए रखा है, क्या 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रॉपर्टी हुई, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी लिखा है, यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे नो सर्टेनिटी, यहाँ पे कोई भी निश्चितता नहीं है। जब निश्चितता नहीं है तो ये जो आपका प्रपोजल है वहाँ पे प्रपोजल माना नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपको कहता है कंडीशन में पहला। इसमें केस आता है गथिन वर्सेस लिन का केस आता है। ये कहता है अ हॉर्स वाज बॉट फॉर अ सर्टेन प्राइस। तो क्या हो गया, एक घोड़ा है, जैसा भी है, इसमें मजनू भाई एक्सपर्ट है ड्राइंग्स में, तो सपोज यही घोड़ा है। ये कहता है अ हॉर्स वाज बॉट फॉर अ सर्टेन प्राइस, तो इस पे क्या हुआ, कुछ सर्टेन प्राइस पे जो है घोड़े को खरीदा गया। कपल्ड विद अ प्रॉमिस, तो इसके साथ एक और प्रॉमिस किया गया। क्या प्रॉमिस किया गया कि टू गिव €5 मोर इफ हॉर्स प्रूव्ड लकी, कि मैंने तुम्हें, सपोज ये जो घोड़ा ले गया है, सपोज ये €20 में लिया गया था। ठीक है, तो जो बायर था, बायर ने प्रॉमिस किया कि अगर ये घोड़ा उसके लिए लकी साबित हुआ, ठीक है, भाग्यशाली साबित होता है, तो वो उसको €5 और दे देगा। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट था वॉज हेल्ड टू बी वाइड फॉर अनसर्टेनिटी, तो ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये क्या था, वाइड हो गया था, क्योंकि यहाँ पे निश्चितता नहीं थी कि ये जो प्रॉमिस कर रहा है कि अगर घोड़ा वहाँ पर भाग्यशाली वहाँ पर उसके लिए साबित हुआ या फिर लकी वहाँ पर उसको साबित होता है तो वो €5 देगा। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि वो जो लक आया है, ठीक है, तो वो इस घोड़े की वजह से आया है, क्या पता किसी और वजह से आया हो, या फिर वो तो टाइम तो बस कट जाता है, वो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो आप कैसे साबित करोगे कि भैया ये जो आपका प्रॉफिट हुआ है या फिर कोई भी आपका लकी साबित हुआ है घोड़ा, तो वो घोड़े की वजह से ही लक आया है आपके पास। ठीक है, भाग्य आया है, या फिर किसी और की वजह से नहीं आया है। तो यहाँ पे क्या था, काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी थी, तो कोर्ट ने कहा नो मशीनरी टू डिटरमाइन वाट लक, तो ऐसी कोई मशीन है ही नहीं कि जो डिटरमाइन कर सके कि लक होता क्या है। ठीक है, बैड लक है, गुड लक है, द हॉर्स हैड बॉट टू द बायर, कि कौन कौन सा लक या फिर गुड लक या फिर बैड लक घोड़ा जो है उस जो है बायर के लिए लेकर आया है। तो यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी है, तो जब निश्चितता नहीं है तो वहाँ पे क्या जाएगा, वहाँ पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को क्या कर देता है, शून्य करार दे देता, वाइड करार दे देगा। ठीक है, ये होता है पहला कि ऑफर मस्ट बी सर्टेन, कि अगर आप किसी से ऑफर कर रहे हो तो सर्टेन करो। अगर आपके फ्रेंड के पास 2 पेन है तो आप कौन सा पेन लेना चाह रहे हो, आप उसको सर्टेन करो। ठीक है, किसी के पास 2 कार है तो उससे बताओ कि मैं आपके लाल रंग की कार जो है, अभी आपकी येलो कलर की जो कार है मैं वो लेना चाहता हूँ, उसको सर्टेन करो, तभी वो आपका ऑफर वैलिड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, और जो ऑफर है वो कम्युनिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं मन मन में कह दूं कि भाई अगर आपने 10 सेकंड में हाँ बोला तो मैं आपकी कार को अपना समझूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ऑफर को कम्युनिकेट तो करो, सामने वाले तक पहुंचाओ तो सही कि वो कार को वाकई बेचने में इच्छुक है या नहीं है, या फिर इच्छुक है तो क्या प्राइस चाह रहा है उसकी कार का, तो वो सब आता है। एक केस देखते हैं, काफ़ी लीडिंग केस है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि डिफेंडेंट्स नेफ्यू एब्सकॉन्डेड फ्रॉम हाउस, तो एक व्यक्ति था, ठीक है, ये था, इसका तो भतीजा था, ठीक है, ये छोटा सा भतीजा, ये क्या हो गया, ये भाग गया घर से। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे इसका भतीजा घर से भाग गया। ही सेंड हिज सर्वेंट इन सर्च ऑफ द बॉय, तो ए ने क्या करा, ए का जो सर्वेंट था, नौकर था, ठीक है, तो क्या गया, उस नौकर को भेज दिया, किसको, अपने भतीजे को ढूंढने के लिए। When the servant has left, the defendant offered to pay 501 to anyone who discovered the boy by hand. तो जब ये सर्वेंट था, जब ये ढूंढने के लिए निकल गया, उसके बाद क्या हुआ, जो ए था,
ए ने एक ऑफर निकाला। क्या निकाला कि जो भी उसके भतीजे को ढूंढ के लेकर आएगा वो उसको 501 रुपये देगा। ठीक है। द सर्वेंट केम टू नो ऑफिस ऑफर ओनली व्हेन ही हैज ऑलरेडी ट्रेस्ड द मिसिंग चाइल्ड। तो क्या हो गया, ये जो सर्वेंट था, इस सर्वेंट ने क्या करा, इसके भतीजे को ढूंढ लिया और जब इसको वापस ले आया तब इसको पता चला कि भाई मालिक ने तो एक ऑफर निकाल रखा था कि जो भी इसके भतीजे को लेकर आएगा उसको 501 रुपये देगा। ठीक है। ही हाउएवर बोट एन एक्शन टू रिकवर द रिवार्ड बट हिज एक्शन फेल्ड। तो क्या हो गया कि मालिक ने क्या उसको पैसे देने से मना कर दिया। ठीक है। तो एक बार फिर समझते हैं फटाफट कि जो व्यक्ति था इसका भतीजा था। ठीक है। ये क्या घर से भाग गया। तो ये जो व्यक्ति था इसने अपने जो नौकर था बी उसको भेजा कि जाओ मेरे भतीजे को ढूंढ के लाओ। बी जैसे ही भतीजे को ढूंढने जाता है उसके बाद क्या होता है, जो ए होता है मालिक जो होता है इसका, वो ऑफर निकालता है कि जो भी कोई इसके भतीजे को लेकर आएगा वो उसको 501 रुपये देगा। तो जब ये नौकर इसके भतीजे को ढूंढ कर ले आता है तब इसको पता चलता है कि भाई मालिक ने तो 501 रुपये का इनाम निकाल रखा है। तो ये उससे 501 रुपये के मांग करता है। तो भैया ए कहता है भाई कौन से पैसे, ठीक है मैं आपको कोई पैसे नहीं दे रहा हूँ। तो बी क्या करता है, बी कोर्ट में केस कर देता है कि इन्होंने ऑफर निकाला था 501 रुपये देने का बट इन्होंने मुझको नहीं दिया। ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे जो ऑफर था, जो ये जो 501 रुपये का ऑफर था ये आपको कम्युनिकेट नहीं हुआ था। आप जो ढूंढ के लाए हो ना, आप बिना ऑफर की जानकारी के ढूंढ के लेकर आए हो, आपके ज्ञान में ऐसा ऑफर नहीं था। ठीक है। तो जब आपके पास ऑफर ही नहीं था, ठीक है, तो आप उसको स्वीकार कैसे कर सकते हो। 501 रुपये तो आपको तब मिलते जब आपको इस ऑफर की नॉलेज होती। ठीक है। और तब आप उसको स्वीकार करते हुए इसके भतीजे को लेकर आते। तो जब ऑफर ही आपका कम्युनिकेट नहीं हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑफर ही नहीं माना जाएगा। और जब ऑफर नहीं माना गया तो एक्सेप्टेंस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हुआ ही नहीं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो ये जो केस है यहाँ पे केस आपका नहीं बनता है और बी को कुछ भी नहीं मिला। ठीक है। ये आपका सेकंड कंडीशन थी कि ऑफर कम्युनिकेट भी होना चाहिए। ठीक है। एक इसका बहुत ही अच्छा केस है आर वर्सेस क्लार्क। ठीक है। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी। ठीक है। क्या था कहानी कि एक तालाब था। तालाब में क्या होता है, राजा की जो बेटी होती है, ये हो गया किंग हो गया, इसकी जो बेटी थी राजकुमारी वो तालाब में गिर जाती है। ठीक है। अब तालाब में क्या थे, तालाब में मगरमच्छ भी थे। ठीक है। अब राजा परेशान, राजा कहता है कि भाई मेरी बेटी को बचाओ। अब किसी की हिम्मत नहीं जो कि उस तालाब में कूदे जहाँ पे मगरमच्छ है। तो फिर राजा ने घोषणा करी कि जो भी मेरी बेटी को बचा के लेकर आएगा, ठीक है, मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा। तो एक आदमी क्या होता है तालाब में कूद जाता है और राजा की बेटी को बचा के ले आता है। ठीक है। तो राजा बड़ा खुश, ठीक है भाई तुम तो बड़े ही बहादुर हो, तुमने मेरी जो है बेटी को बचा लिया मगरमच्छ से भरे हुए तालाब में कूद कर। तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो सब तो ठीक है पर मुझे ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया। ठीक है। तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे उसकी इच्छा नहीं थी, उसे पता भी नहीं था ऐसा कुछ है, बट किसी ने उसे धक्का दे दिया, वो तो जब गिर गया तो बचा के भी लिया। ठीक है। तो ये भी वही केस है ना। ये कहता है एन ऑफर ऑफ 100 यूरो टू एनी पर्सन हु वुड स्विम द 100 यार्ड इन द हार्बर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। ठीक है। तो ये भी क्या था, ये भी वैसा ही केस था। तो यहाँ पे क्या था, जो नदी थी एक नदी थी, तो उसमें क्या कर रखा था कि जो भी इस नदी को पार करेगा, ठीक है, कब, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, जो साल के पहले दिन उसको पार करेगा, ठीक है, वुड नॉट इन माई ओपिनियन बी सेटिस्फाइड बाय द पर्सन हु वॉज एक्सीडेंटली और मैलिशियसली थ्रोन ओवर द वर्ल्ड ऑन द डेट एंड स्वैम द डिस्टेंस सिंपली टू सेव हिज लाइफ। ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, ऑफर रखा हुआ था वहाँ पे कि जो भी पहली तारीख को साल के उस नदी को पार करेगा, ठीक है, उसको क्या मिलेंगे, उसको मिलेंगे 100 यूरो मिलेंगे। ठीक है। बट कोर्ट ने इस केस में कहा कि अगर कोई व्यक्ति उस नदी में गिर जाता है और सिंपली अपनी जान बचाने के लिए क्या होता है वो नदी को पार करता है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा होता है, ये कंडीशन थी,
ठीक है। तो जब वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा होता है तो उसके दिमाग में ये ऑफर नहीं होता है, वो उस टाइम पे पैसे के बारे में नहीं सोच रहा होता है, वो उस टाइम पे क्या सोच रहा होता है, अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहा होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं बनता है। ठीक है। इट वॉज हेल्ड दैट इवन इफ द एक्सेप्टर हैड वंस नोन ऑफ द बाय ऑफर बट हैड completely forgotten about it at the time of acceptance, he would be in no better position than a person who had no heard of the offer at all। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जब एक व्यक्ति, भले ही उसको ऑफर की जानकारी हो, बट जब वो ऐसी कंडीशन फुलफिल कर रहा था, ठीक है, उस टाइम पे वो पूरी तरह से भूल गया कि ऑफर क्या था, तो हम उसको नहीं मानेंगे कि उसने ऑफर को एक्सेप्टेंस की है। ठीक है। तो यहाँ पे ये केस था, तो यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया था और उस व्यक्ति को जो है 100 यूरो नहीं मिले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आता है ऑफर में भी कंडीशनल, कि जो प्रस्ताव है वो क्या कंडीशनल हो सकता है। जैसे कि ए व्यक्ति कहता है बी से कि मैं आपकी कार खरीदूंगा। ए कहता है बी से कि मैं आपकी कार खरीदूंगा अगर आप उसको पूरा प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, या फिर उसके आप उसको एक बार मेंटेनेंस उसकी आप करवा लेंगे, वर्किंग में उसको ले आएंगे। तो इससे कंडीशन है कि मैं आपकी कार तभी खरीदूंगा जब आप उसको ठीक करवा लेंगे, उसको मेंटेनेंस उसकी करवा लेंगे, जब वो वर्किंग में ले आओगे तब मैं आपकी कार ले सकता हूँ। तो यहाँ पे कंडीशन से आपने रख दी। अगर आप देखेंगे पीछे वाले केस में, तो यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे भी कंडीशन लगा रखी थी कि जो भी इस तारीख को इस नदी को पार करेगा उसको जो मैं 100 यूरो दूंगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन थी। तो ऑफर में चाहे तो आप कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है। इसमें केस आता है पार्कर वर्सेस साउथ ईस्ट रेलवे कंपनी का केस आता है। तो द प्लेंटिव डिपॉजिट हिज बैग इन द क्लॉक रूम ऑफ रेलवे स्टेशन। तो जहाँ पे क्लॉक रूम होता है जहाँ पे सामान रखते हैं, तो वहाँ पे जो है अपना सामान रखवाया प्लेंटिव ने, एंड रिसीव अ टिकट, और वहाँ पे उसको टिकट मिला। तो ऑन द फेस ऑफ ए टिकट इट वॉज प्रिंटेड सी बैग। तो जो टिकट था, टिकट के सामने क्या लिखा हुआ था, सी बैग। जो टिकट था ना कि आपने पे किया है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था सी बैक, मतलब कि टिकट के पीछे देखो। एंड ऑन द बैक देयर वाज द नोटिस, और इस टिकट के पीछे क्या था, एक सूचना दे रखी थी। क्या थी सूचना, द कंपनी विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी पैकेज एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ 10 यूरो। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर आपका जो सामान है, अगर उसकी कीमत 10 यूरो से ज़्यादा है, तो उसके अगर लॉस्ट हो जाता है वो सामान वगैरह, तो कंपनी उसमें रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी, उसमें कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो द प्लेंटिफ डिड नॉट सी व्हाट इट वाज एंड इग्नोर्ड इट। तो प्लेंटिफ ने पढ़ने की कोशिश नहीं करी और उस नोटिस को इग्नोर किया। ठीक है। द प्लेंटिफ्स बैग वाज लॉस्ट। फिर क्या होता है, बाद में प्लेंटिफ का जो बैग होता है वो क्या होता है, वो खो जाता है, और फिर वो क्लेम करता है कंपनी से कि भैया मेरे बैग का पूरा अमाउंट मुझको वापस करो। ठीक है, जिसकी कीमत क्या थी, 10 यूरो से ज़्यादा थी। तो कोर्ट ने कहा कि द कोर्ट हेल्ड हिम नॉट टू बी एंटाइटल्ड टू द क्लेम। तो कोर्ट ने कहा कि आपको इस बात की जानकारी थी कि अगर 10 यूरो से ज़्यादा आपके सामान की वैल्यू होती है तो वहाँ पे कंपनी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी, और आपने उसको स्वीकार किया था। तो यहाँ पे जो नोटिस था, तो ये नोटिस को सफिशेंट ऑफर माना गया था। तो अगर आपको इसमें अगर आपको सहमति नहीं थी तो आप सामान को वहाँ से निकलवा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे वैलिड ऑफर माना गया था, भले ही उसने पढ़ा नहीं था। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं डीम्ड नोटिस की, हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप उसको पलट के पढ़ सकते थे। ठीक है, पढ़ सकते थे, उसमें क्या लिखा हुआ है आप उसमें जान सकते थे, बट आपने उसको इग्नोर किया, उसको नज़रअंदाज किया। तो भले ही आपने उसको नज़रअंदाज किया हो, चाहे भले ही आपने उसे फाड़ के फेंक दिया हो, बट कोर्ट मानेगा कि जब आपको ऐसी नोटिस आपके पास था, तो भले ही आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा हो, हम तो मानेंगे कि आपने उसको पढ़ा होगा। इसको हम कहते हैं डीम्ड नोटिस, हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने माना कि भले ही आपने नहीं पढ़ा हो, हम नहीं मानते कि आपने नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कोर्ट मान के चला कि जब आपने टिकट खरीदा उस पर नोटिस लिखा हुआ था और सामने भी लिखा हुआ था सी बैग, तो वहाँ पे आपको नोटिस मिला होगा, आपने उसे पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो इस ब्याह पे क्या हुआ, उसको कोई भी
जो है राहत नहीं मिली उस केस में। आगे बढ़ते हैं, हैंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन का एक और केस है, ठीक है, इसमें भी समझते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि द प्लेंटिफ ब्रॉट स्टीमर टिकट ऑन द फेस ऑफ विच इट वॉज रिटन दीज वर्ड ओनली डबलिन टू वाइट हेवन। तो क्या हो गया, प्लेंटिफ ने एक टिकट खरीदा, ठीक है, एक टिकट खरीदा, उसके सामने क्या लिखा था, डबलिन टू वाइट हेवन। तो ये दो जगह हैं, एक तो डबलिन हो गई जगह, एक हो गई वाइट हेवन जगह। तो जो टिकट लिया था उसने डबलिन से लेकर वाइट हेवन तक का लिया था, ठीक है। और ऑन द बैक पर प्रिंटेड सर्टेन कंडीशन, और इस टिकट के पीछे क्या लिखी थी, कुछ कंडीशंस लिखी हुई थी, जिसमें से लिखा था वन ऑफ विच एक्सक्लूड द लायबिलिटी ऑफ कंपनी फॉर लॉस, इंजरी और डिले ऑफ पैसेंजर ऑफिस लगेज। तो उस कंडीशन में क्या लिखा था कि अगर कोई भी लॉस होता है, पैकेज खोता है, या फिर जो वो होता है आपका पैसेंजर को कोई वहाँ पे चोट लगती है, या फिर कोई भी डिले होता है, ठीक है, देरी होती है, तो वहाँ पे कंपनी वहाँ पे लायबल नहीं होगी। तो टिकट के पीछे ये कंडीशंस लिखी हुई थी। द प्लेंटिफ हैड नॉट सीन द बैक ऑफ द टिकट। तो प्लेंटिफ ने फ्रंट तो देख लिया, डबलिन टू वाइट हेवन, बट उसने पीछे नहीं देखा कि पीछे क्या लिखा हुआ है। नॉर वॉज देयर एनी इंस्ट्रक्शन ऑन द फेस अबाउट द कंडीशन ऑन द बैक। और ना ही जो टिकट के जो सामने का जो हिस्सा था वहाँ पे कोई ऐसा नोटिस लिखा हुआ था कि टिकट के पीछे देखो। जैसे कि हमने पिछला वाला केस देखा था ना कि इस नोटिस के पीछे लिखा हुआ, इसके सामने लिखा हुआ था सी बैक, है ना, इस टिकट के सामने लिखा हुआ था सी बैक, मतलब पीछे देखो, ठीक है। बट इस वाले टिकट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे बस लिखा हुआ था डबलिन टू वाइट हेवन। अब पीछे देखो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था इसमें, ठीक है। द प्लेंटिफ लगेज वॉज लॉस्ट इन द शिपरेक कॉज्ड बाय द फॉल्ट ऑफ द कंपनी सर्वेंट। तो क्या हुआ, कंपनी के सर्वेंट की गलती की वजह से क्या हो गया, उस व्यक्ति का क्या हो गया, जो पैकेज था, लगेज था, वो क्या हो गया, वो लॉस्ट हो गया, खो गया, ठीक है। ही वॉज हेल्ड एंटाइटल्ड टू रिकवर हिज लॉस फ्रॉम द कंपनी इन स्पाइट ऑफ एग्जाम्पशन क्लॉज। तो भले ही कंपनी ने यहाँ पे एग्जाम्पशन क्लॉज लगा रखा था कि हम जिम्मेदार नहीं होंगे, बट फिर भी उस व्यक्ति को वहाँ पे अपने लगेज के जो कंपनसेशन था, उसकी कॉस्ट थी, उसको मिली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे कोई नोटिस नहीं माना था कोर्ट ने यहाँ पे, ठीक है। जो पहला केस था आपका, तो इस वाले केस में क्या था, यहाँ पे कोर्ट ने नोटिस माना था कि आपको नोटिस दिया गया था कि 10 यूरो से ज़्यादा आप लगेज वहाँ पे नहीं रख सकते, ठीक है। आपने इग्नोर किया, वो अलग बात है। बट इस वाले केस में कोई नोटिस नहीं माना था कि जब सामने नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी भी नहीं है कि वो पलट के देखे। तो वहाँ पे ऐसा कोई नोटिस नहीं माना गया था, और इस वाले केस में क्या हुआ, उसको लगेज का जो प्राइस था उसको यहाँ पे मिला। तो जो नोटिस होता है वहाँ पर वो भी होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। आप कहाँ दे रहे हो, आप वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे बताओ आप उसे, ठीक है। तो यहाँ पे जब नहीं बता रखा था कि पीछे दे रखी कंडीशन या फिर कहीं और दे रखी है, तो यहाँ पे नोटिस नहीं माना गया था। जब नोटिस नहीं था तो ये माना गया था कोर्ट ने कि ये जो कंडीशंस थी ये कम्युनिकेट नहीं हुई थी, ये ऑफर की कंडीशंस थी, वो कम्युनिकेट नहीं हुई थी, तो ये इस पर लागू नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। तो दो टाइप का आपको ऑफर हो सकते हैं, आपके ऑफर एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब एक्सप्रेस्ड क्या होता है, एक्सप्रेस्ड होता है कि राइटिंग में या फिर ओरली, मतलब मैंने अभिव्यक्त कर दिया, मैंने बोल के या फिर मैंने लिख कर क्या कर दिया, आपको अभिव्यक्त कर दिया, आपको एक्सप्रेस कर दिया कि मेरी इंटेंशंस ये हैं, ठीक है, मैं ऐसा प्रस्ताव रखता हूँ। तो वो हो जाता है आपका एक्सप्रेस्ड ऑफर, जहाँ पर आपने खुद को अपने आप को एक्सप्रेस किया है। एक होता है इम्प्लाइड, कि भले ही आपने कुछ ना बोला या फिर कुछ ना लिखा हो, बट वो इम्प्लाइड है। इसको हम अच्छे समझ सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम बस का, बस का एग्जाम्पल लेते हैं। तो सपोज जब आप किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, जब कोई बस रुकती है तो आप वहाँ पर चढ़ के बैठ जाते हैं, ठीक है। ना तो आप कंडक्टर से, बस ड्राइवर से कुछ बोलते हैं, ना ही वो आपसे कुछ बोलता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इम्प्लाइड ऑफर है, वहाँ पे सिंपल सा मान लिया जाता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, ठीक है। तो फिर बस कंडक्टर भी आपको चढ़ने देता है, वो सिंपल सा आपके पास आता है, पूछता है कि आपको कौन सी स्टेशन उतरना है,
ठीक है, वो आप बताते हो, वो सीधे टिकट काट देता है। ठीक है, आप ऐसे भी कहते हो कि यहाँ पे बी पहुंचने के बाद कहते हो कि आपने मुझसे पूछा ही नहीं कि आप मुझको छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इम्प्लाइड ऑफर होता है। ठीक है, मैं बैठ गया हूँ, मतलब कि मेरे को आपकी बस की सर्विस चाहिए, तो वो ना तो मैंने कुछ बोला है ना ही आपने कुछ बोला है, तो वहाँ पे इम्प्लाइड ऑफर है। ठीक है, तो ये रहता है। एक केस आता है इसमें, अपटोन ऑन 7 रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पॉवेल का केस यहाँ पे आता है। ये कहता है कि अ फायर ब्रोक आउट इन द डिफेंडेंट्स फार्म, ही बिलीव दैट ही वाज एंटाइटल्ड टू फ्री सर्विस ऑफ द अपटाउन फायर ब्रिगेड एंड देयरफॉर समन्ड इट। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखिए, टाउन था एक, ठीक है, सपोज ये टाउन है और यहाँ पे कई सारे ब्लॉक यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, और ये क्या होगा, ये डिफेंडेंट का क्या होगा, फार्म हो गया। तो कहते हैं अब फायर ब्रोक आउट इन द डिफेंडेंट्स फार्म। ठीक है, अब ये भी समझ लेते हैं, डिफेंडेंट यहाँ पे शब्द आ रहा है, तो दो होते हैं यहाँ पे, एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है आपका डिफेंडेंट। ठीक है, तो प्लेंटिफ वो होता है जिसका कोई भी राइट वायलेट होता है। ठीक है, या फिर जो सफ़र कर रहा है उस लीगल प्रॉब्लम से। ठीक है, डिफेंडेंट होता है जिसकी वजह से वो जो है लॉस होता है या फिर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, जैसे कि ए ने बी के साथ कांटेक्ट किया। ठीक है, ए ने ऑफर रखा, बी ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, जो भी कुछ हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, जब ए परफॉर्म करना आया, ए ने कहा कि भाई ये पकड़ो पैसे, मुझे कार दे दो, बी ने उस सिचुएशन में देने से मना कर दिया। तो यह जो बीच था जहाँ पे उल्लंघन था, किसने किया, यहाँ पे बी ने उल्लंघन किया। तो ए क्या करता है, ए बी के ऊपर केस करता है या फिर सूट फाइल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए है, ए कौन है, ए होता है आपका प्लेंटिफ, और बी कौन हो गया, बी हो गया आपका डिफेंडेंट हो जाता है। ठीक है, जो जो केस करता है वो उसको हम कहते हैं प्लेंटिफ, जिस पे कहा जाता है वो उसको हम कहते हैं डिफेंडेंट। तो इसमें समझते हैं, अब फायर ब्रोक आउट इन द डिफेंडेंट्स फार्म। तो डिफेंडेंट फार्म, डिफेंडेंट का जो फार्म था वहाँ पे आग लग जाती है। ही बिलीव डेट ही वॉज एंटाइटल्ड टू फ्री सर्विस ऑफ अपटोन फायर ब्रिगेड। ठीक है, तो जो फायर ब्रिगेड होती है, ठीक है, जो आग बुझाने वाली जो सर्विस होती है, तो वो क्या होता है, उसने कंडीशन लगा रखी थी, क्या कर रखी थी उसने, कि ये जो एरिया है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्री सर्विस देंगे। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई आग वगैरह लग जाती है तो हम उसको बुझाएंगे, तो जो है वहाँ पे हम कोई चार्ज नहीं करेंगे, ये सर्विस हम इस एरिया के लिए फ्री रखते हैं। डिफेंडेंट को लगा कि ये जो इसका एरिया है वो भी इसी एरिया में आता है, तो उसने क्या करा, उसने ये सोचते हुए कि इसको फ्री सर्विस मिल जाएगी, उसने फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया। ठीक है, द ब्रिगेड पुट आउट ऑफ द फायर। तो क्या हुआ, जो सर्विस, जो फायर ब्रिगेड थी वो आई और उन्होंने पूरी आग बुझा दी। इट देन टर्न आउट दैट द डिफेंडेंट्स फार्म वाज नॉट विद इन द फ्री सर्विस जोन। ठीक है, फिर बाद में पता चला डिफेंडेंट को कि जो उसका जो एरिया था, जो फार्म था, वो फ्री सर्विस जोन में नहीं आता है, वो उससे बाहर आता है ना। विच देयर फॉर क्लेम्ड कंपनसेशन फॉर द सर्विस। तो फिर फायर ब्रिगेड ने क्या करा, अपनी सर्विस के लिए चार्ज मांगा कि भाई देखो, हमने जो है आपकी सर्विस कर दी है, अब हमको उसके लिए पैसा दो। ठीक है, द कोर्ट हेल्ड दैट द सर्विस वर रेंडर्ड ऑन एन इम्प्लाइड प्रोमिस टू पे फॉर देम। तो देखिए, यहाँ पे पैसों को लेकर कोई भले कोई बात नहीं हुई थी, बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इम्प्लाइड ऑफर था। ठीक है, तो वो क्या था, इम्प्लाइड था, वहाँ पे निहित, वहाँ पे प्रस्ताव था कि भाई अगर हम आपको सर्विस देंगे तो आप उसके लिए पे करोगे। वो आपकी गलती है, आपने ये सोचा कि आपका जो फर्म है वो फ्री सर्विस जोन में आता है, तो यहाँ पे इम्प्लाइड प्रॉमिस माना गया था। ठीक है, और इसी वजह से जो व्यक्ति था जिसके फार्म में आग लगी थी, उसको फिर कहा गया कि आप जो है फायर ब्रिगेड को पे करेंगे। ठीक है, तो केस किसने किया था, फायर ब्रिगेड ने केस किया था, किस पे, उस व्यक्ति पे, डिफेंडेंट पे, कि वो पेमेंट नहीं कर रहा था उनकी सर्विस का, इसीलिए उसको कहा गया है डिफेंडेंट कहा गया है। ठीक है, तो ये केस था आपका अपटोन ऑन 7 रूरल डिस्ट्रिक्ट का केस था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है, ऑफर मस्ट बी स्पेसिफिक, ऑफर में बी स्पेसिफिक और जनरल। तो जो आपके प्रस्ताव होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक भी हो सकते हैं
या फिर जनरल भी हो सकते हैं। अब ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है जब किसी एक व्यक्ति से हम ऑफर करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर हम कहते हैं। जब वही ऑफर को हम सबके लिए ऑफर ओपन कर देते हैं तो हम उसको कहते हैं जनरल ऑफर हम कहते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली हमने 2 केस पढ़े, लालमन शुक्ला वर्सेस गोरीधर और आर वर्सेस क्लार्क। तो जो लालमन थे उन्होंने अपने भतीजे को ढूंढने के लिए क्या जनरल ऑफर किया था, क्या किया था, जनरल ऑफर किया था कि जो कोई भी मेरे भतीजे को ढूंढ के ले आएगा मैं उसको 501 रुपये दूंगा। तो वो क्या हो गया, वो आपका जनरल ऑफर था, वो पूरी दुनिया के लिए ओपन था, जो भी उसके भतीजे को ढूंढ के लेकर आता, ठीक है, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। और आर वर्सेस क्लार्क भी क्या था, सबके लिए ही था कि जो भी कोई पहली तारीख को साल की उस नदी को पार करेगा उसको जो है 100 यूरो मिलेंगे। तो ये जनरल ऑफर होते हैं जिसमें कोई भी आगे बढ़ के उसको स्वीकार कर सकता है। बट अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक ऑफर की, तो वो क्या होता है, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ ही किया जाता है। सपोज ए ने बी के साथ ऑफर किया कि मुझे जो है आपकी कार चाहिए, ठीक है, मुझको क्या है, कार की ज़रूरत है, ठीक है, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, मुझे आपकी कार चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति है सी, इसके पास भी कार है, ये कह रहा है कि भैया ये पकड़ो कार, मुझे 2 लाख रुपए दे दो। तो यहाँ पे ए मना कर देगा कि मैंने आपको ऑफर नहीं दिया, मैंने ऑफर किसको दिया है, मैंने बी को ऑफर दिया है, मुझे बी की ही कार चाहिए। ठीक है, तो जब किसी पर्टिकुलर पर्सन से ऑफर करते हैं, प्रस्ताव करते हैं, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर, ठीक है, विशिष्ट ऑफर। या फिर अगर हम सबके लिए ओपन रखते हैं कि भैया जिसके पास भी कार है जो मुझे 2 लाख रुपए तक में अपनी कार दे सकता है वो आ जाए, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका सामान्य, हो जाएगा जनरल ऑफर हो जाएगा, जो कि पूरी दुनिया के लिए ओपन रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। ये कहता है अ कंपनी ऑफर बाय एडवर्टाइजमेंट टू पे 1000 यूरो टू एनीवन हु कॉन्टेक्ट द इंक्रीजिंग एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा। तो क्या हो गया, उस टाइम पे इन्फ्लुएंजा काफ़ी फैल रहा था, तो कंपनी ने कहा कि जो भी जो है क्या कहा उसने कि हु कॉन्टेक्ट द इंक्रीज्ड एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा कोल्ड और एनी डिसीज कॉज्ड बाय, ठीक है, टेकिंग कोल्ड आफ्टर हैविंग यूज द बॉल अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड डायरेक्शन। तो कंपनी ने कहा कि जो हमारी डायरेक्शंस हैं अगर आप उसके अकॉर्डिंगली इसको आप यूज़ करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपका इन्फ्लुएंजा ठीक हो जाएगा। अगर ठीक नहीं होता है तो हम आपको 1000 यूरो देंगे। ठीक है, ऐसा ऑफर आता है ना, आप देखते होंगे कि अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनी गारंटी देती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इतने रुपए आपको मिलेंगे। तो यही यहाँ पे किया गया। इट वॉज एडिड दैट 1000 यूरो इज डिपॉजिट विद द अलायंस बैंक शोज द सिंसियरिटी इन द मैटर। तो ये भी बताया गया कि हम बहुत सीरियस हैं और इसके लिए हमने जो 1000 यूरो थे वो हमने बैंक में भी जमा करवा दिए। ठीक है, द प्लेंटिफ यूज द स्मोक बॉल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। तो जो प्लेंटिफ था, तो प्लेंटिफ ने क्या करा, प्लेंटिफ ने जो स्मोक बॉल थी उसको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिया गया, जैसे खाली पेट लेना है या फिर भरे पेट लेना है, सुबह शाम 2 ही टाइम लेना है फिर 3 टाइम लेना है, तो जो भी डायरेक्शंस लिखी हुई थी उसके अकॉर्डिंगली उसने स्मोक बॉल को कंज्यूम किया। ठीक है, बट शी नेवरदलेस सब्सिक्वेंटली सफर्ड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा। फिर उसके बावजूद भी उसको क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा उसको हो गया। ठीक है, फिर उसने जो है जाके क्लेम किया कि भैया मेरे को मेरे 1000 यूरो दो, क्योंकि आपकी दवाई लेने के बाद या फिर आपकी स्मोक बॉल्स लेने के बाद मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी ने उसको 1000 यूरो देने से मना कर दिया। फिर उस लेडी ने क्या करा, उस पर कंपनी पे केस कर दिया। तो कोर्ट ने क्या कहा, द कोर्ट हेल्ड दैट व्हेन द प्रपोजल मेक्स अ जनरल ऑफर टू द पब्लिक एंड लेज डाउन द पर्टिकुलर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस। तो जब कोई भी ऑफर पब्लिक के लिए दिया जाता है और वहाँ पे कोई पर्टिकुलर्स हम देते हैं कि भैया इनको परफॉर्म करके आप जो है कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, द एक्सेप्टर एंड द सच एक्सेप्टेंस इज सफिशिएंट विदाउट इट्स कम्युनिकेशन विद द ऑफर। तो जो उसकी स्वीकृति है वो मान ली जाती है जब वो उन कंडीशंस को फुलफिल कर लेता है। ठीक है, सपोज ए ने रखा कि जो जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसको मैं जो हूँ 100 रुपये दूंगा। ठीक है,
तो इसने क्या करा, जब जनरल ऑफर की बात हो रही है, यहाँ पे स्पेसिफिक ऑफर की बात नहीं हो रही है, तो जब जनरल ऑफर किया जाता है, जब कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ के उन कंडीशंस को फुलफिल कर लिया जाता है, तो वहाँ पे माना जाता है कि वहाँ पे एक्सेप्टेंस उसकी हो गई है और वो जो ऑफर था कम्युनिकेट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है भले ही वो अपने मुंह से ना बोले उसे जाके, बट अगर उसने कंडीशन फुलफिल कर ली है तो वहाँ पे उसका एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से शी वॉज हेल्ड एंटाइटल्ड टू रिकवर द प्रोमिस रिवार्ड। तो इसी वजह से उसको क्या हुआ, उसको रिवार्ड मिला, उसको जो 1000 यूरो देने का वादा हुआ था उससे कंपनी से दिलवाए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ऑफर वंस रिजेक्टेड एंड्स, कि अगर ऑफर को एक बार रिजेक्ट कर दिया तो वो खत्म हो जाता है। सपोज ए ने बी से कहा कि मुझे आपकी कार जो है खरीदनी है। ठीक है, बी ने कहा कि मैं अपनी कार जो है 2 लाख तक में बेचूंगा। ठीक है, ए को क्या थी, ए को कार की जरूरत थी, बी के पास कार थी, बी ने एक ऑफर रखा कि मैं अपनी कार को 2 लाख तक बेचूंगा। ए ने कहा कि मैं आपको 1,50,000 दे सकता हूँ। ठीक है, बी ने कुछ नहीं बोला। फिर ए ने कहा चलो ठीक है, आप एक काम करो, 2 लाख में कार दे दो। ठीक है, तो क्या यहाँ पे बी लायबल है कार देने के लिए या फिर नहीं? ठीक है, फिर समझते हैं। एक व्यक्ति हो गया ए, एक व्यक्ति हो गया बी। बी के पास कार है, वो कह रहा है कि मैं अपनी कार को 2 लाख में बेचूंगा। ए को कार की जरूरत थी, ए ने कहा कि मैं आपकी कार 2 लाख में खरीदना चाहता हूँ। ए ने क्या करा, ए ने बी की जो कंडीशंस थी वाली ऑफर था इसको मान लिया, क्या ठीक है मैं आपकी कार 2 लाख में खरीद लूंगा। ठीक है, तो अब क्या यहाँ पे ए बाउंड है, ए बाध्य है किस चीज़ के लिए, कि वो बी को 2 लाख रुपए दे, और बी बाध्य है ए को क्या देने के लिए, कार देने के लिए बाध्य है। ठीक है, एक कंडीशन ये थी जहाँ पे दोनों बाउंड हो गए। जो ऊपर वाली कंडीशंस थी इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या था, बी ने कहा कि मैं अपनी कार 2 लाख में बेचूंगा, ए ने कहा कि मैं आपको 1,50,000 रुपये दे सकता हूँ। ठीक है, बी कुछ नहीं बोला। फिर ए ने कहा चलो ठीक है 2 लाख में कार लेते हैं। ठीक है, फिर बी ने क्या करा, बी ने कार देने से मना कर दिया। तो क्या यहाँ पे ए बी से कार ले सकता है कोर्ट के द्वारा? ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा, यहाँ पे आता है कोर्ट ने कहा था कि ऑफर वंस रिजेक्टेड एंड्स, आपने अगर एक बार ऑफर मना कर दिया तो अब वो ऑफर खत्म हो गया। जब तक बी दोबारा नहीं पूछता, फिर आप उस पर एग्री नहीं करते, तब तक जो है आपका कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं बना था। ठीक है, यहाँ पे रिजेक्ट कब हुआ, जब ए ने बी का 2 लाख वाला ऑफर ठुकराते हुए क्या कहा कि मैं आपको 1,50,000 रुपये दूंगा। जब ए ने अपना ऑफर रखा तो मतलब कि ए ने बी का ऑफर ठुकरा के अपनी कंडीशंस यहाँ पे रखी है। तो जब एक बार उसने ठुकरा दिया तो क्या हो गया, अब यहाँ पे कोई ऑफर बचा ही नहीं। अब जब बी दोबारा, अगर बी ने पूछा ए से कि मैं 2 लाख में बेचना चाहता हूँ, अगर तब ए एक्सेप्ट करता है ओके, ठीक है, तब बनेगा ये कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज नहीं बनेगा। नेक्स्ट आता है अ मिनिमम फोर सेट प्राइस इज नॉट एन ऑफर। तो अगर मिनिमम फोर सेट प्राइस है तो वहाँ पे वो ऑफर नहीं बनता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं अपनी कार कम से कम 2 लाख में बेचूंगा। ठीक है, और आप आ जाते हो 2 लाख रुपए लेके कि लाओ मुझे अपनी कार दो। ठीक है, तो ये ऑफर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे लगाया है। ठीक है, कम से कम मैं 2 लाख में बेचूंगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी आ जाती है। ठीक है, वही बात है, मैंने कम से कम 2 लाख में कहा है, अब वो 5 लाख भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं, 20 लाख भी हो सकते हैं। तो कितने अमाउंट है, तो वहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है, इसलिए क्या होता है, ऐसा ऑफर को हम ऑफर नहीं मानते क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑफर मे बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस। अब क्या हो गया, ए ने बी से कहा कि मैं अपनी कार जो है 1 लाख में बेच दूंगा। ठीक है, अब बी ने सोचा कि यार 1 लाख में मुझे कार बेच रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। बी सोचने में रह गया। ए ने क्या करा, ए ने फिर बाद में अपना ऑफर रिवोक कर लिया कि नहीं नहीं मैं अपनी कार अब नहीं बेच रहा। ठीक है, तो जब ए अपने ऑफर को कब वापस ले सकता है, बी के स्वीकार करने से पहले। ठीक है, अगर बी स्वीकार कर लेता है तब ए अपने प्रस्ताव को वापस नहीं ले सकता, बट बी के स्वीकार करने से पहले पहले ए क्या कर सकता है, अपने प्रस्ताव को वापस ले सकता है। ठीक है, आप किसी भी केस में लगा सकते हैं, जैसे कि आपका
आर वर्सेस क्लार्क वाला केस था। कहाँ गया आर वर्सेस क्लार्क वाला केस? ये आर वर्सेस क्लार्क वाला केस था। यहाँ पे क्या था, कंपनी ने कंडीशन लगा रखी थी कि जो भी 1 तारीख को इस नदी को पार करेगा उसको मैं कितना दूंगा, 100 यूरो दूंगा। तो जब तक कोई उसे पार करता है, अगर उससे पहले वो कह देते कि नहीं नहीं ऐसा कोई ऑफर नहीं है, तो वो वापस ले सकती है। बट अगर किसी ने उस नदी को पार कर दिया ऑफर को ध्यान में रखते हुए, तब वहाँ पे कंपनी बाउंड होगी उसको अमाउंट पे करने के लिए। तो जब सामने वाला स्वीकार करता है, उससे पहले पहले आप अपने ऑफर को वापस ले सकते हो, रिवोक कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, एन ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। तो अगर आप ऑफर दे रहे हो किसी को भी, तो आपकी इंटेंशन होनी चाहिए किस चीज़ की, कि आप लीगल रिलेशन बना रहे हो, कि अगर कोई भी पार्टी फिर पीछे हटती है तो उसके लिए आप कोर्ट में केस कर सकते हो। ठीक है। तो वहाँ पे इंटेंशन होनी चाहिए। जैसे कि एक दोस्त कहता है अपने फ्रेंड से कि चल यार तेरे को मूवी दिखाऊंगा मैं। ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ, बी के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है। तो मजा मजा में कहते कि चल ठीक है तू शाम को आ जाइयो, मैं तुझको मूवी दिखाऊंगा, पैसे मैं दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ए को क्या मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा कंपनी मिल जाएगी कि कोई इसके साथ मूवी देखने वाला होगा, और बी को क्या मिल जाएगा, बी को उसके मूवी के टिकट के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, उसके पैसे कौन पे करेगा, ए पे करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे दोस्तों में आपस में हो चलते रहता है काफ़ी कुछ, कि यार तू चल मूवी मैं दिखाऊंगा, पैसे भी मैं ही दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इनफॉर्मल यहाँ पे कम्युनिकेशन चल रहा है, वहाँ पे हमारी कोई लीगल इंटेंशन नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बाद में मना कर दिया तो ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंटेंशन नहीं होती, वहाँ पे तो सिर्फ आपसदारी की बात होती है। तो वहाँ पे अगर यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप कोई ऑफर कर रहे हो एक्चुअल में, तो वहाँ पे आपकी इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन क्रिएट करने की। अगर यहाँ पे इसकी इंटेंशन थी, बिल्कुल सीरियसली कहता है कि मैं पैसे मतलब पैसे मैं दूंगा, आपको आना पड़ेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे इसकी इंटेंशन है लीगल रिलेशन क्रिएट करने की, फिर उस सिचुएशन में बी नहीं आता है, तो फिर यहाँ पे केस कर सकता है उसके ऊपर, अगर इंटेंशन है लीगल रिलेशन क्रिएट करने की। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्रॉस ऑफर की बात आती है। अब क्रॉस ऑफर क्या होता है कि ए ने जो है क्या किया, ऑफर दिया बी को कि मैं आपकी कार 2 लाख में खरीदना चाहता हूँ। ठीक है। मैं आपकी कार 2 लाख में खरीदना चाहता हूँ। ठीक है। बी ने क्या करा, बी ने उसको क्रॉस कर दिया, क्रॉस में काट के अपना ऑफर रख दिया, कहा कि नहीं मैं तो 3 लाख में बेचूंगा। ठीक है। जैसे कि आपका इस केस में हुआ था ना, कि बी ने ऑफर दिया था 2 लाख रुपए का, ए ने उसको क्रॉस ऑफर करते हुए कहा कि मैं आपको 1.5 लाख रुपए दूंगा। ठीक है। इसको हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। ठीक है। अगर बी ने इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है 1.5 लाख में ले जाओ, तो यहाँ पे ऑफर कौन हो गया, यहाँ पे ऑफर ए बन गया, और एक्सेप्टर कौन बन गया, यहाँ पे बी बन गया। ठीक है। सिचुएशन यहाँ पे पलट गई। फिर से समझते हैं चलो एग्जाम्पल को, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। क्रॉस ऑफर नाम से चल रहा है कि जब हम सामने वाले के ऑफर को क्रॉस कर देते हैं तो वो हो जाता है आपका क्रॉस ऑफर हो जाता है। अब क्या हो गया, ए ने, एक था बी था, बी ने क्या ऑफर दे रखा था कि मैं अपनी कार को 2 लाख में बेचूंगा। तो यहाँ पे जो प्रस्ताव कर रहा है वो कौन कर रहा है, प्रस्ताव कर रहा है बी। ठीक है। अब स्वीकार किसको करना है, अब ए को इसको स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। बट ए ने एक्सेप्ट ना करते हुए क्या करा, क्रॉस ऑफर रखा कि भैया मैं तो 1.5 लाख में लूंगा। ठीक है। तो जैसे इसने अपना क्रॉस ऑफर रखा, तो पहली कंडीशन तो ये लग गई, कौन सी, ऑफर वंस रिजेक्टेड एंड्स, मतलब कि बी के ऑफर को इसने ठुकरा दिया, तो अब ये वाला ऑफर खत्म हो गया। तो अब ए ने क्या करा, ए ने यहाँ पे क्रॉस ऑफर रखा बी। तो अब यहाँ पे ऑफर कौन दे रहा है, अब ऑफर दे रहा है यहाँ पे ए दे रहा है। अब स्वीकार किसे करना है, अब स्वीकार करना है बी, कि बी 1.5 लाख स्वीकार करता है या फिर नहीं करता है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। आगे बढ़ते हैं, इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है। प्रस्ताव के लिए हम, निमंत्रण की हम यहाँ पे बात करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि दुकान के बाहर लिखा होता है अप टू 50% ऑफ। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपका इनविटेशन टू ऑफर होता है कि आप देखिए मैंने लगा दिया यहाँ पे
ठीक है, अप टू 50% ऑफ। तो मैंने आपको प्रस्ताव दिया कि आप आइए दुकान पर, प्रोडक्ट खरीदिए, तो मैं आपको क्या करूँगा, 50% तक का ऑफ दूंगा। ठीक है, 50% तक का ऑफ, अप टू कह रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे कोई निश्चितता यहाँ पे नहीं है कि मैं आपको उस प्रोडक्ट पे 20% भी दे सकता हूँ, मैं वहाँ पे 1% ऑफ भी दे सकता हूँ। यहाँ पे अप टू लिखा है ना कि 50% तक मैं आपको ऑफ कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँ, आपको इनवाइट करूँ कि आप आओ, प्रोडक्ट खरीदो, हमसे बार्गिन करो, फिर बार्गिन करके जो भी लगता है उस हिसाब से पे कर देना। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस टाइप के जो ऑफर होते हैं, जब लिखा था कि अप टू 50% ऑफ, फ्लैश सेल या फिर बिग बिलियंस डे, इस टाइप से आते हैं, वो क्या होते हैं, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है कि आप आओ हमारी साइट पर या फिर हमारे स्टोर पे आओ, वहाँ पे आप परचेज करो। ठीक है, तो आप वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल जैसे कि आपका नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, तक मैं नोटिस देता हूँ, क्या देता हूँ नोटिस, कि हम टेंडर निकाल रहे हैं, जैसे कि टेंडर होते हैं, ठेके होते हैं ना, जब जैसे सड़क बनाने का ठेके हो गए या फिर कोई भी ब्रिज बनना है तो उसका ठेका दे दिया गवर्नमेंट ने, तो उसके लिए क्या करते हैं, नोटिस निकाल दिया टेंडर का। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो अलग अलग कंपनियां होंगी फिर वो अपना ऑफर देती हैं। तो ये जो टेंडर का जो नोटिस है वो क्या होता है, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है कि आप आओ, अपना ऑफर रखो। इस कंपनी ने कहा कि भैया हम जो है ये 1 करोड़ में बना देंगे, इसने कहा कि भैया हम जो इसको 70 लाख में बना देंगे, या फिर इसने कहा कि भैया हम इसको जो है 50 लाख बना देंगे, इसको इसने कहा कि हम इसको 60 लाख में बना देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है कि आप हमारे पास आओ, हम टेंडर देंगे किसको, ब्रिज बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए हमें टेंडर देना है, आप हमारे पास आओ, ऑफर रखो अपना अपना, जो हमें ठीक लगा हम उसको ले लेंगे। तो जो नोटिस होता है जो कि टेंडर इनवाइट करता है, वो आपका इनविटेशन टू ऑफर में आता है। ठीक है, जो कैटलॉग होती हैं, जैसे कि जो कैटलॉग होती हैं कि मकान बिक रहे होते हैं तो उनकी कैटलॉग बना देते हैं, या फिर कोई किसी प्रोडक्ट की कैटलॉग बना देते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके प्राइस, उनके फीचर्स दे रखे होते हैं, तो वो भी क्या आता है, आपका इन्विटेशन टू ऑफर में आता है। टाइम टेबल ऑफ अ रेलवे ट्रेन, कि जो आप रेलवे ट्रेन की जो टाइम टेबल देखते हो कि किस टाइम पे कौन सी ट्रेन आ रही है, वो भी क्या है, इनविटेशन टू ऑफर ही आता है। एडवर्टाइजमेंट बाय एन ऑक्शनर, तो जो नीलामी जब हो रही होती है तो उसका एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो भी क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर होता है कि हम ये सामान की हम नीलामी कर रहे हैं, आप आइए, अपना ऑफर रखिए, अगर वो सही होगा तो हम आपको वो सामान बेच देंगे। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, आपका इनविटेशन टू ऑफर में आता है। लास्ट आता है इसमें, अ मिनिमम फोरसेट प्राइस इज एन इनविटेशन टू ऑफर। तो हमने पीछे पढ़ा था क्या, कि अ मिनिमम फोरसेट प्राइस इज नॉट एन ऑफर। ठीक है, तो अगर हम किसी का मिनिमम दाम रखते हैं कि मैं अपने इस पेन को कम से कम जो है 100 रुपये में बेचूंगा, ठीक है, तो ये कोई ऑफर नहीं है, बट ये क्या है, ये ऑफर, ये इनविटेशन टू ऑफर है कि मैं कम से कम 100 रुपये में बेचूंगा। अब आप मुझे ऑफर दो कि आप कितना दे सकते हो, कि आप 100 रुपये दे सकते हो, 150 रुपये दे सकते हो, या फिर 300 रुपये दे सकते हो, ये अब आपके ऊपर है, आप मुझे क्या ऑफर देते हो, मुझे ठीक लगेगा तो मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपके किसी भी ऑफर को वैलिड बनने के लिए। तो देखने को अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन काफ़ी सिंपल सा है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रकट करता है कि वो कोई कार्य करेगा या फिर नहीं करेगा, ताकि वो सामने वाला व्यक्ति उसमें स्वीकृति दे दे, तो उसको हम प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, ऑफर कहते हैं उसको हम। तो कहने का तो सिंपल है, बट उसके पीछे काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं किसी भी ऑफर को वैलिड ऑफर बनने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एक्सेप्टेंस वाली के। तो तब तक के लिए बाय बाय।